कह सकते हैं आधा हिरण का शरीर, हिरण की एक टांग, किसी घोड़े की एक टांग, सर किसी भेड़िए का, ऐसे अलग अलग जानवरों के शरीर को एक साथ सिलकर पता नहीं क्या बनाया गया। कोई शरीर नहीं बनाया गया था, वैसे ही सिलकर। और वो लाशें नहीं थी, आधे जिंदा थे लेकिन आधे कटे हुए जानवर। छलावा कैसे बनता है? क्या छलावा पैदा होता है या उसे कोई श्राप के कारण छलावे का रूप मिलता है? दोस्तों, ये सवाल क्या कभी आपके मन में आया? वैसे तो मैं छलावे की कई कहानियां सुना चुका हूं, लेकिन कभी भी किसी कहानी में आपको ये जानकारी नहीं मिलती होगी कि एक छलावा कैसे बनता है। लेकिन आज की कहानी में आपको ये जानकारी मिलेगी, और ये कहानी भी बेहद खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी बहुत समय पहले की है। भारत के एक राज्य में एक खास इलाका ऐसा हुआ करता था जहां पर कई कबीले के लोग और कई गांव के लोग रहा करते थे, और वो यकीन किया करते थे एक छलावे पर कि इस जंगली इलाके में एक छलावा रहता है। वो लोगों को भटका सकता है, लेकिन फिर भी वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। और उस इलाके में इससे पहले कभी भी घुसपैठ नहीं हुई थी। वैसे तो ये इलाका एक राजा के शासन में आता था, लेकिन यहाँ उस राजा को कोई खास मदद नहीं मिलती थी। ज़्यादातर गांव थे और सैनिकों की संख्या इस जगह पर कम रखी जाती थी, और दूसरे जो राज्य थे वो भी इन इलाकों में हमला नहीं किया करते थे। लेकिन इस बार उस राजा को लगने लगा था कि उसे अपने सैनिकों की संख्या बढ़ानी चाहिए, और इसके लिए वो आसपास के गांव में ये संदेश भेजने लगा कि जितने भी 30 साल से ज़्यादा उम्र के आदमी हैं, उनमें से अगर कोई 2 भाई हैं, यानी एक परिवार में 2 मर्द हैं, तो उनमें से एक को सैनिक बनना होगा। ये सबको आदेश दे दिए गए थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो सैनिक बनना चाहते ही नहीं थे। वो खेती करते थे, गांव में रहते थे, और वो नहीं चाहते थे किसी राजा के शासन में कोई सैनिक बना जाए। उन्हें लगता था कि बेवजह युद्ध में भाग लेने से उनका कोई फायदा नहीं होगा। तो इस तरह से राजा के कड़े संदेश थे, जिसके बाद राजा ने सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया। इससे पहले इन इलाकों में कभी भी सैनिकों को भेजा नहीं गया था, और पहली बार उस राजा के आदेश पर सैनिक जब जंगल के इन इलाकों से गुजरते हुए गांव में पहुंचे थे, लोगों को धमका रहे थे, उन्हें बता रहे थे, कुछ को लालच भी दी जा रही थी कि तुम गरीबी में रहते हो, घर का एक सदस्य अगर सैनिक बन जाएगा तो तुम्हें कुछ मोहरे मिलेंगी, जिसे हम कह सकते हैं कि चलो तुम्हें रुपए मिलेंगे। तो ऐसे कई जो लोग थे उन्हें भटकाया गया, लालच दी गई, बुलाया गया। लेकिन जब वापस पहुंचे सैनिक, तो सैनिकों की संख्या कम थी। उनमें से कुछ सैनिक गायब हो चुके थे। अब जितने लोग गांव से लाए नहीं गए थे, उससे ज़्यादा सैनिक गायब हो चुके थे। अब ये बात जब राजा को पता लगी, उस राजा को बहुत गुस्सा आया, और राजा को लगा कि हो सकता है जितने लोग हैं सैनिक वो काम छोड़कर जा चुके हैं। हो सकता है इन्हीं इलाकों में वो छिप गए हों और गांव में रहना शुरू कर चुके हों, या हो सकता है हमारा राज्य छोड़कर किसी और राज्य में चले गए हों। इसीलिए राजा चाहता था कि सैनिक दोबारा उन गांव में जाएं और ये पता करें कि कौन कौन से वो सैनिक हैं जो काम छोड़ चुके हैं और वो कहाँ गए, इसके बारे में पता लगाया जाए। तो सैनिकों को दोबारा भेजा गया। हजारों की संख्या में वो सैनिक थे, क्योंकि वो जो जंगली इलाका था वहाँ पर भी 50 से ज़्यादा गांव बने हुए थे, कई कबीले थे, तो ढूंढने में समय भी लगता। 2 से 3 महीने लगे थे। सैनिक दोबारा उन इलाकों में गए थे और वहाँ पर उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अपने सैनिक मिल नहीं रहे थे। लेकिन वहाँ पर कई लाशें ज़रूर मिल रही थी। अब उन लाशों को देखने के बाद सैनिकों ने उन लाशों को उठाया। कुछ तो सड़ चुकी थीं, उन्हें वहाँ पर जलाया गया, आत्मदाह किया गया, लेकिन सबूत के तौर पर उनके कपड़े या उनके हथियार, ऐसी चीज़ों को इकट्ठा किया गया और वापस उस राजा के पास ले जाया गया और राजा को इस बारे में बताया गया। तो राजा बड़ा ही हैरान था कि उसके अपने राज्य में उसके सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है और इस पर किसी ने कुछ नहीं किया, और सैनिक वहाँ से वापस आ चुके हैं और किसी को पता तक नहीं चला कि बीच में से कुछ सैनिक गायब हो चुके हैं। किसी ने पता लगाने की कोशिश तक नहीं की।
तो उस राजा ने अपने सैनिकों को दंड भी दिया था, लेकिन बाद में रिहा कर दिया। ये कहा कि ये जानने की कोशिश करो कि हमारा दुश्मन कौन है जो हमारे ही राज्य में सैनिकों को मार रहा है। सैनिकों को मारना सबसे बड़ा जुर्म माना जाता था, क्योंकि राजाओं के पास सैनिक ही होते थे जो सबसे कीमती होते थे, जिससे उनका राज्य सुरक्षित रहता। जैसे आजकल हमारे सैनिक होते हैं, अगर सैनिक ना हो तो उस देश पर कोई भी और देश हमला कर सकता है। तो इसी तरह वो राजा को लगा कि इसके बारे में पता लगाना चाहिए, चल क्या रहा है। तो राजा ने अपने एक मंत्री को भेजा कि अब सिर्फ सैनिक नहीं जाएंगे, सैनिक इतने समझदार नहीं हैं, चल क्या रहा है सैनिकों को कुछ पता नहीं चलता, तो पता लगाने के लिए एक मंत्री को भेजना होगा और जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उन इलाकों को खंगालना होगा। क्या कबीले वाले ये कर रहे हैं? अगर गांव वाले या कबीले वाले कर रहे हैं तो उन्हें सजा पूरी मिलेगी, लेकिन पता लगाना होगा। बेकसूर लोगों को सजा देने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसी घटना तो दोबारा हो जाएगी। कसूरवार को पकड़ना ज्यादा जरूरी है। तो जो राजा था उसने आदेश दे दिया। मंत्री कई हजार सैनिकों के साथ उन इलाकों में खंगालने लगा था, और एक ऐसा खास रास्ता था जहां से सबसे ज्यादा सैनिक गायब हुए थे। सैनिकों ने मंत्री को इसके बारे में बताया और मंत्री ने आदेश दिया कि सभी सैनिक इकट्ठे हो जाओ, हम वहीं से निकलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे जिसे अंधेरे जंगल का रास्ता कहा जाता है। क्या सिर्फ उसकी कहानियां ही सुनाई जाती हैं, या सच में वहां पर कुछ ऐसा है कि जो छलावा हो सकता है, जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि ऐसे रूप बदलने वाले जीव रहते हैं। तो मंत्री उसी इलाके से निकल रहा। वहां पर यह पहाड़ी इलाका था, तो थोड़े थोड़े बादल जमीन पर आए होते, धुंध हमेशा रहती, तो डरावना सा माहौल था। और वहां पर ज्यादातर जो पेड़ थे वो काले रंग के हो चुके थे, क्योंकि इन इलाकों में कई बार आग लग जाया करती थी। तो देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे मौत पसरी हुई हो। मंत्री सैनिकों के साथ वहीं पर देख रहा। कई जगह कंकाल पेड़ों पर लटके हुए थे और उनके शरीर पर जो कपड़े थे, कुछ सैनिकों वाले कपड़े थे तो कुछ साधारण कपड़े थे। इसे देखने के बाद जो मंत्री था वो घबराने लगा कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो सैनिकों पर हमला करता है। ऐसा ना हो किसी और राज्य के सैनिक यहाँ छिप कर रहते हैं, पता लगने ही नहीं देते। जब सैनिक यहाँ से गुजरते हैं तो वो हमला कर देते हैं। इस पर कई लाशें मिल रही थी, उन्हें समेटा जा रहा था, उन्हें दबाया जा रहा था, दफनाया जा रहा था, जलाया जा रहा था, क्योंकि लाशें संख्या में ज़्यादा थीं। लेकिन फिर जब उस रास्ते से वो गुजर रहे, एक जगह उन्हें रुकना पड़ा। और इस बार नियम था कि सुबह एक बार और रात को एक बार गणना की जाएगी, कितने सैनिक कम हुए हैं और कितने बढ़ चुके हैं। जब रात के वक्त गणना की जा रही थी, उन्होंने एक जगह पर टेंट लगाया था, अपना कैंप लगाया था, तो वहाँ वो रात गुजारने वाले थे। तो वहाँ गणना की गई तो उनमें से 10 सैनिक गायब थे। 10 सैनिक उनके बीच मौजूद ही नहीं थे। तो मंत्री को लगा कि ये चल क्या रहा है, सैनिक इकट्ठे हैं तो बीच से क्या सैनिक भाग जाते हैं? क्या उन्हें कोई पकड़कर मार देता है या उठाकर ले जाता है? यहाँ पर चल क्या रहा है? जिसके बाद जब जंगल में तलाश की गई तो उन्हें कई सैनिक मिले, 7 से 8 सैनिक जिंदा मिले। और वो सैनिक कह रहे थे कि मैं आपके साथ ही था, यानी सैनिकों के साथ ही था, चलता गया। फिर अचानक जंगल के बीच में से सभी सैनिक निकलने लगे। तो मंत्री ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम रास्ते से गुजर रहे थे, जंगल से नहीं। और बाकी सैनिकों ने भी ऐसा कहा कि ऐसा लग रहा था कि हमसे आगे चलने वाले सैनिक जो हमें कह रहे हैं यहाँ पर जाना है, वहाँ जाना है, हमें ये आदेश मिला है, तो मैं उन आदेशों का पालन करता तो यहाँ पर पहुँच गया। फिर अचानक सब जैसे गायब हो गए। ये बात जब मंत्री तक पहुंची तो मंत्री को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। सभी सैनिक एक जैसी कहानी बता रहे हैं और वो जंगल में भटके हुए थे, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और जो 2 सैनिक थे उनकी लाशें मिली, उन्हें किसी जानवर ने मारा था। ऐसा लग रहा था किसी शेर बाघ ने मारा होगा और शरीर को खाने की कोशिश की गई है। और जब सैनिक वहां पहुंचे थे उन्होंने एक जानवर को शरीर को खाते हुए देखा भी था। मिलकर कुछ जानवरों ने शिकार किया होगा और खा रहे थे, तो बाकी सैनिकों ने भगा दिया। उसे बचाया तो नहीं जा सका क्योंकि वो पहले ही मर चुका था। लेकिन मंत्री को इतना पता लग गया था कि सैनिक इकट्ठे भी जाएं, उसके बाद भी रास्ता भटक जाते हैं। यहाँ धुंध में होता क्या है समझ में नहीं आता। तो सबको आदेश दिया गया था कि आप ग्रुप बनाकर सब रहेंगे और अपने अपने ग्रुप का सब ख्याल रखेंगे।
इससे पता चलेगा कि क्या बाहर से कोई हमें भटका रहा है या ग्रुप वाले सैनिक ही हैं। अब जो ग्रुप में है वो किसी और पर यकीन नहीं करेगा। छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए थे, 50 सैनिकों के, 100 सैनिकों के, ताकि एक दूसरे को वो पहचान पाएं। क्योंकि हज़ारों में होते तो किसी की पहचान नहीं होती, कोई कह देता इस तरफ जाना है तो सब मान लिया करते। इसके बाद एक ग्रुप ऐसा था जो आपस में लड़ पड़ा था। अब लड़ने की आवाज़ें आईं जिनमें से 12 सैनिक मारे जा चुके थे। एक दूसरे को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। ये बात का पता जब मंत्री को चला, मंत्री ने सबसे पूछा और उन्हें ये पता लगा। सब सैनिक कह रहे थे कि हमारे ग्रुप का जो सरदार था, लीडर था, उसने पहले हमें मारने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की, मैंने उस पर हमला किया, अब उसे मैंने मारा, इसे उसने मारा, उसने उसे मारा। लेकिन लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई किसी को नहीं पता था। हर कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि मैंने इसे उसे मारते हुए देखा। अब वो कह रहा था कि मैंने किसी को मारा नहीं, मैं तो खुद को बचाता रहा। एक दूसरे को कैसे हम मारते रहे कुछ समझ में नहीं आया। अब उनमें से एक जो सदमे में था, जिसकी बाजू कट चुकी थी, उसने कहा कि मंत्री जी आप आए थे, आपने मुझे कहा था कि ये धोखेबाज है, इसका गला काट दो। मैंने आपकी बातों पर यकीन किया। तो मंत्री ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आया ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो सैनिक कह रहा कि मंत्री जी मैं आपके सामने झूठ क्यों बोलूँगा, आप ही आए थे, आपने ही मुझे कहा था। ये बात सुनने के बाद जो बाकी सैनिक थे वो तो कह रहे थे इसे सज़ा दो, यहीं पर इसके सर को काट दो। लेकिन मंत्री को शक होने लगा कि ऐसा नहीं है कि किसी के सामने झूठ बोल रहा है बचने के लिए, सीधा मुंह पर कह रहा है कि आपने कहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। फिर कई सैनिक मारे जा चुके थे, मंत्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मंत्री ने आदेश दिए कि सैनिक ज़्यादातर वापस चले जाएं, मैं सिर्फ 100 सैनिकों के साथ इस जंगल में रहूंगा। ये 100 सैनिक मेरी सुरक्षा कर सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं कौन है जो हमारे जैसे वस्त्र धारण कर लेता है और क्या चेहरा भी हमारे जैसा उसका हो सकता है, कैसे बाकियों को वो धोखा देता है। क्योंकि ज़्यादातर सैनिक यही कह रहे थे कि जब कोई आवाज़ लगाता, हम में से कोई एक होता कि 1 मिनट रुको, मेरे पास आओ, कुछ क्षण के लिए इधर आओ, ऐसे कहते कहते भटका दिया जाता और बाद में उन्हें रास्ता नहीं मिलता। फिर जंगल में भटक जाते अकेले अकेले सैनिक और उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता। वो मंत्री अकेला था उनके साथ और सबको आदेश दिए गए थे कि मंत्री की सुरक्षा करनी है और कहीं और नहीं जाना है। इसके बाद लगभग 10 दिनों तक वो मंत्री वहीं पर रहा। सैनिक आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को मारते रहे। मंत्री अपनी आंखों से देखता जा रहा था कि कैसे उनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, जबकि सैनिक तो उनके ही हैं। कुछ सैनिक कहते कि किसी और राज्य के सैनिक आए हैं जो छिपे हुए हैं, हमें मार रहे हैं। मैंने खुद देखा, यहाँ एक और राज्य का सैनिक था जिसने मेरे साथी के सर को काट दिया। फिर मैं उसके पीछे जाने लगा और अचानक वो एक जगह छिपा हुआ था, मैंने उस पर वार किया। पता नहीं उसके कपड़े कैसे बदल गए, वो तो अपना सैनिक निकला। मंत्री ये जानना चाहता था कि चल क्या रहा है। और जब उसने रात के वक्त मंत्री ने वहां पर राजा को देखा, मंत्री हैरान था, राजा यहाँ पर क्या कर रहा है। और उस राजा ने मंत्री को आकर कहा, मुझे खुद यहाँ आना पड़ रहा है, इतने सैनिक भेजे मैंने, इतने सैनिक भेजे, तुम वापस क्यों नहीं आ रहे हो। वापस आओ, यहाँ जंगल में कोई खास ज़रूरी काम नहीं है, छोड़ दो सब कुछ, वापस महल में आओ। मंत्री को ये आदेश मिला था और राजा खुद आकर आदेश दे रहा है। मंत्री को शक होने लगा, लेकिन मंत्री कुछ कर थोड़े ना सकता था। राजा के सामने नज़रें ऊपर नहीं कर सकते, एक बार देखा तो नज़रें नीचे कर लो। फिर राजा चला गया और मंत्री ने सबको आदेश दिया। राजा के आदेश को टाला नहीं जा सकता था। राजा के आदेश को टालने का मतलब मौत के घाट उतरना होता। जब वो मंत्री 60 सैनिकों के साथ 40 को वो मरवा चुका था, 60 को लेकर राजा के पास पहुंचा तो राजा बहुत ज़्यादा गुस्से में। लेकिन मंत्री ने कहा कि मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि आपने आदेश दिया, वरना चाहे वो मुझे मार देते लेकिन मैं वापस नहीं आता, सच का पता लगा कर रहता। राजा ने कहा, मैंने कब आदेश दिया। मंत्री ने कहा, जी आप खुद आकर आदेश देकर गए थे। राजा ने कहा कि तुम धोखेबाज हो, तुम किसी से मिले हुए हो, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। इस पर जो बाकी मंत्री भी थे उन्हें पता था कि ये जो मंत्री है ना, ये झूठ नहीं बोलता। अगर ये कह रहा है कि राजा ने आदेश दिए हैं तो ये सच होगा, और राजा कह रहा था कि मैंने आदेश दिया ही नहीं। फिर मंत्री को कुछ समझ में आना शुरू हुआ। फिर उस मंत्री ने कहा राजा को
जी उस जंगल में कुछ ऐसा है जो आप जैसा भी बन सकता है, और मेरे सामने बिल्कुल आपका रूप धारण करके वो आया था और मुझे आदेश दिया। वो दिखने में बिल्कुल आप जैसा था और कभी कभी दिखने में वो बिल्कुल किसी सैनिक जैसा बन जाता है, इसीलिए हमारे सैनिकों को धोखा मिलता रहा। वो करीब आकर किसी को मार कर चला जाए, किसी को क्या पता लगेगा। ऐसा ही हुआ वहाँ पर, और मुझे लगता है हमें अब वहाँ पर किसी गांव वाले से बदला लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या किसी कबीले वाले से। हमें उस जीव को ढूंढना होगा, वो इंसान है या क्या है जो अपना रूप बदल सकता है। फिर राजा ने आदेश दिए मंत्री को कि जाओ पता लगाओ, और मंत्री ने पता लगाना शुरू किया। उस अंधेरे रास्ते से वो नहीं गुजरे, बल्कि गांव-गांव जाकर पता लगाने लगे कहानियों के बारे में, जिसके बारे में पहले माना ही नहीं जाता था। छलावा, भूत, प्रेत, चुड़ैल। तो राजा इन बातों पर यकीन नहीं करता था कि इसका हमें कोई फायदा नहीं। लेकिन इस बार छलावे के बारे में वो पता कर रहे, और गांव वाले, कबीले वाले उस छलावे के बारे में कई कहानियां सुना रहे। उसकी कमजोरी, वो कमजोर है, वो सीधे तौर पर लड़ नहीं सकता, लेकिन अगर आपके बेहद करीब है, आपका गला तो काट ही सकता है, उससे आपको मार सकता है। लेकिन अगर आप उस पर भरोसा करेंगे तो, वरना उसके गले पर वार करने से पहले आप उस पर वार करें तो वो कमज़ोर है, कुछ कर नहीं पाएगा और मर जाएगा, लेकिन वो रूप बदल सकता है। मंत्री ने जानकारी ढूंढ निकाली और राजा को बताई। ये बात का पता जब राजा को लगा कि वहाँ पर एक छलावा है, राजा ने आदेश दिए, खत्म करो उसे। हमारे शासन में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे सैनिकों को मार रहा है, तो हमें उसे खत्म करना होगा। उसे दुश्मन मानो, ढूंढो और मौत के घाट उतारो। अब ये तुम पर है, तुम कैसे उस छलावे को पहचानोगे, क्योंकि वो तो रूप बदल सकता है। हो सकता है तुम्हारे सामने मेरे जैसा बनकर आ जाए, तुम मुझ पर वार नहीं करोगे, और हो सकता है सच में मैं हूं, फिर तुम अगर गलती से मुझ पर वार कर गए तो क्या होगा। मंत्री कुछ समझ नहीं पा रहा, और बाकी मंत्रियों के साथ उन्होंने बात की कि ऐसे छलावे को कैसे पकड़ा जाए, कैसे मारा जाए जो रूप बदल सकता है। वहाँ मंत्री थे, महामंत्री थे, उन्होंने तरकीब खोज निकाली कि एक तरीका है, जो छलावा है उसकी आंखों से छलावे की पहचान हो सकती है। तो जब भी उस जंगल में किसी पर शक हो, चाहे वो राजा ही खुद क्यों ना आ जाए, राजा ने भी अनुमति दे दी कि बिल्कुल अगर सच में मैं वहाँ पर आ जाऊँ तो मुझे पकड़ना है, कैद करना है, फिर मेरी आंखें देखनी है, पूरी तरह से ये पक्का करना है कि मैं इंसान हूँ, वो छलावा तो नहीं। उसके बाद ही जो करना है तो करना है, वरना किसी पर हमला नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर जानवर भी आए तो जानवर को पकड़ना है, उसकी आंखें देखनी है। तो ऐसे 100 से ज़्यादा सैनिक लेकर वो मंत्री उसी अंधेरे जंगल में अंधेरे रास्ते पर निकला था, और नियम बहुत कड़े बनाए गए थे। जिस पर शक है उसे पकड़ लेना है, पकड़ने के बाद बंदी बनाना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है, वार नहीं करना है, और अगर कोई वार कर रहा है आपको वार नहीं करना है, बचाव के लिए भी उसे पकड़ना है। मिलकर पकड़ सकते हैं जिस पर भी शक हो। और मंत्री ने कहा मुझ पर शक है, मुझे पकड़ो, कोई भी आए, राजा भी आए, पकड़ लेना है, बंदी बनाना है, आंखों को पहचानना है। छलावे की आंखें फड़फड़ा रही होती हैं, इसीलिए वो आंखें भींच कर बातें करता है कि आंखें दिखे ना, पलकें बंद कर लेता है, ज़्यादातर इधर उधर देखते हुए बात करता है या पीठ करके बात करता है। चेहरा नजर आ रहा होता है लेकिन आंखें नहीं दिखती। सैनिक पूरी तरह से तैयार थे, जंगल में गए 100 से ज़्यादा सैनिक, और अब उनके साथ ऐसा हो रहा। एक सैनिक आया मंत्री के पास। अब मंत्री ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने अपनी आंखों को नीचे किया हुआ। मंत्री ने उससे बात तो नहीं की, क्योंकि वहाँ बहुत सैनिक थे, हर किसी पर हर किसी को शक हो रहा, तो मंत्री को उस पर शक था। लेकिन जब वो एक तरफ गया, किसी से बात कर रहा, वहाँ पर झगड़ा हो गया, एक दूसरे को वो पकड़ना चाहते थे। इसमें से एक सैनिक, वही जो मंत्री के पास से गुजरा था, वो भाग निकला। अब एक पेड़ के पीछे भागा, उन्होंने घेर लिया, लेकिन वहाँ पर पेड़ के पीछे उन्हें कुछ नहीं मिला। पेड़ के ऊपर से बंदर छलांगे लगाता हुआ भाग गया। तब उन्हें पता लगा कि एक छलावा ना सिर्फ इंसान बन सकता है, बंदर भी बन सकता है, इसीलिए उन्हें थोड़ा ध्यान देना होगा। अब आसपास उन्हें जो भी जानवर नजर आता वो तीर मार देते। ऐसे उन्होंने कुछ लकड़बग्घे, कुछ हिरण, कुछ बिल्लियां, बंदर मौत के घाट उतार डाले। शायद इससे वो छलावा भी डर गया था कि जानवर का रूप अपनाना अब खतरनाक हो सकता है, इनके बीच आना खतरनाक साबित हो सकता है। तो कुछ समय, कुछ दिनों तक छलावा उनके बीच आया ही नहीं।
किसी सैनिक की संख्या कम नहीं हुई। ये तकनीक काम कर रही थी और इस पर जो मंत्री था वो कहने लगा, ये छलावा कहीं से तो आता है, कहीं तो छिपता होगा। इंसान बनकर छिपता है या जानवर बनकर छिपता है, हमें उसके घर को ढूंढ कर निकालना है, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं आ रहा। कोई भी ऐसी हरकत कोई नहीं कर रहा कि उस पर शक किया जाए। बार बार हम आंखों को खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं, हर किसी की आंखों को देखा जाता जिस पर भी शक होता, लेकिन अब छलावा उनके बीच आ ही नहीं रहा। तो मंत्री ने कहा, ढूंढो, ऐसी जगह ढूंढो जहां पर वो छलावा छिपता हो। फिर क्या वो छलावा भी डर रहा होगा कि ये तीर मारकर जानवरों को मार रहे हैं। जो जानवर नजर आता है, गिलहरी नजर आती है तो गिलहरी पर तीर मारने लगते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। छलावा हत्थे चढ़ जाता तो मारा जाता। छलावा थोड़ा दूर ही था। इसके बाद ढूंढा गया, खंगाला गया और एक सैनिक ने यह बताया कि उसे एक गुफाओं की श्रृंखला मिली है। गुफाएं जो नीचे जाती हुई, और ऐसा लग रहा है उन गुफाओं के ऊपर उकेर कर आकृतियां बनाई गई हैं अजीबोगरीब। या तो कोई इंसान वहां पर कभी रहा होगा या हो सकता है वो छलावा वहां पर छिपता हो। मंत्री को इसके बारे में पता लग गया। फिर मंत्री ने सैनिकों की संख्या थोड़ी कम की कि बाकी ऊपर ना छावनी बनाकर रहेंगे ताकि बाहर से कोई नुकसान पहुंचाने वाला ना आए। हम इन गुफाओं के अंदर ढूंढेंगे क्या छलावा यहाँ पर है या नहीं। अब उन्होंने अपने बीच एक ऐसे सैनिक को देखा जो किसी दूसरे सैनिक को भड़का रहा। अब वो सैनिक तो बेवकूफ़ बन गया था, दूसरे सैनिक को शक हो गया। उसने उसकी आंखें देखनी चाहिए, उसे पकड़ना चाहा, वो भागने लगा। इस पर पता लग गया वो छलावा है, वो गुफाओं के अंदर छिपा था। शायद वो दूर था, गुफा के अंदर उसे जाना था। ऐसे वो करीब आया, लेकिन पकड़ में आने वाला था उससे पहले वो निकल गया। इसकी जानकारी जब मंत्री को मिली, मंत्री को पता लग गया छलावा यहीं पर छिपता है और अब छलावे को ढूंढना होगा इन गुफाओं में। मंत्री ने सैनिकों को भेजा और मंत्री खुद भी उन सैनिकों के साथ था। 20 होंगे वो सैनिक। गुफाएं ज़्यादा बड़ी नहीं थी तो सैनिक थोड़े कम थे, लेकिन हथियारों से पूरी तरह से लैस, तीर कमान, धनुष, भाले, सब कुछ उनके पास था। तो ऐसे अब वो छलावा सीधे सीधे तो उन पर हमला कर नहीं सकता था, लेकिन उन गुफाओं में वो ढूंढने लगे। वहां पर कई बार उनका सामना छलावे से हुआ, लेकिन हर बार छलावा बचकर निकल गया, क्योंकि छलावे ने इन गुफाओं का इस्तेमाल करना सीख लिया था। कहां से निकलने का रास्ता है। वो गुफाएं बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन वहां पर वो गुफाएं कई जगह संकरी हो जाती, छोटी हो जाती। वहां से कोई इंसान निकल नहीं सकता था, लेकिन छलावा बिल्ली बनकर वहां से निकल जाता तो वो सैनिक उस छलावे को पकड़ नहीं पाते। लेकिन वो छलावा किसी तरह तो वो पकड़ में लेकर आना चाहते थे, मौत के घाट उतारना चाहते थे। ये उनका काम था। मंत्री ने खंगालना शुरू किया। वो गुफाएं इतनी बड़ी थी, उन्हें छावनी बनानी पड़ी गुफाओं के अंदर, क्योंकि खास जगह जहां वो छिपता है, रहता है, वहां तक पहुंचना है। और लगभग 15 से 16 दिन गुफाओं के अंदर रहने के बावजूद उन्हें वो जगह नहीं मिली थी। गुफाएं इतनी बड़ी थी, बहुत जगह से बाहर निकलने का रास्ता, बहुत जगह और नीचे जाने का रास्ता। और एक बार उन्होंने ढूंढ ली एक ऐसी जगह जहां पर पक्के तौर पर वो छलावा आता होगा। वहां गुफा में उन्हें बदबू आना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था दीवारों पर खून के निशान हैं, इससे बदबू आ रही है। किसी ने यहां पर शिकार किया है। हड्डियां पड़ी हुई थी, जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी, चमड़ा पड़ा हुआ था, चमड़े की चीजें पड़ी हुई थी। जैसे इंसान या तो यहां पर रहते होंगे या कोई शिकारी जानवर रहता होगा। फिर जब उस जगह पर सब पहुंचे थे, देखा उन्होंने वहां पर क्या है। हैरान हो गए थे वो। ये ऐसी गुफा थी जहां पर ना सिर्फ जानवरों की हड्डियां पड़ी थी, बल्कि आधे मरे हुए जानवर थे। मैं क्यों कह रहा हूं आधे मरे हुए? क्योंकि जानवरों के आधे शरीर थे, वो गले हुए शरीर नहीं थे। कह सकते हैं आधा हिरण का शरीर, हिरण की एक टांग, किसी घोड़े की एक टांग, सर किसी भेड़िए का। ऐसे अलग अलग जानवरों के शरीर को एक साथ सिलकर पता नहीं क्या बनाया गया। कोई शरीर नहीं बनाया गया था, वैसे ही सिलकर। और वो लाशें नहीं थी, आधे जिंदा थे लेकिन आधे कटे हुए जानवर। ये चीज़ देखने के बाद वो जो मंत्री था वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और वहाँ पर उन्हें कई बार वो छलावा मिला
उन्होंने उस छलावे पर कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन छलावा हर बार बचकर निकल जाता। लेकिन इतना ज़रूर पता लग गया था मंत्री को और सैनिकों को कि वो ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जो उस छलावे के लिए बहुत खास है। और वहाँ ऐसे जो शरीर बने हुए थे ना, आधे जिंदा शरीर, हिल भी नहीं रहे, ऐसे पत्थर के ऊपर सजाकर रखे हुए सैकड़ों शरीर थे। पहले तो मंत्री को लगा कि इन्हें काट देना चाहिए, जला देना चाहिए, लेकिन ये है क्या, अब ये तो पता लगे ना, ये चीज़ें क्या हैं। गले हुए शरीर हैं, थोड़े थोड़े जिंदा हैं लेकिन हिल रहे हैं, जैसे धड़कन है इनमें, अजीब सा आकार बनाकर रखा हुआ है सैकड़ों। तो बार बार छलावा भी वहाँ पर आ रहा है। तो मंत्री ने ये संदेश भिजवाया राजा के पास कि छलावे का इलाका पता लग गया है, उसके घर का पता लग गया है, लेकिन यहाँ पर जो है उसका वर्णन हम क्या करें, क्या बताएं इसके बारे में, आप किसी जानकार को भेजें। तो राजा ने अपने राज्य से और किसी और राज्य से भी खास तौर पर बात करके ऐसे साधु, कई तांत्रिक, कई जादूगर, कई ऐसे प्राचीन विद्याओं के जानकार वो बुलाए, ये जानने के लिए कि ये जगह कौन सी है। पता तो किसी को नहीं था, सब देखना चाहते थे, सब पता लगाना चाहते थे, तो सब आए थे। छलावे की जानकारी गुप्त है जो किसी के पास नहीं होती, इसीलिए कहते हैं कि जो छलावा है ना, इतना रहस्यमय जीव है, इतना रहस्यमय जीव है कि उसकी कहानियां दुनिया के हर कोने में सुनाई जाती हैं, पूरी कहानियां नहीं। छलावा दिखा, छलावे ने क्या किया, छलावा मारा गया, छलावा कहाँ से आया ये किसी को नहीं पता, छलावे ने कैसे ये किया किसी को नहीं पता, ये कहानियों में कभी नहीं बताया जाता। इसीलिए वो सब वहाँ उस गुफा में आए थे और वहाँ छलावा बार बार उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहा, लेकिन ये रणनीति काम कर रही थी, आंखों को देखना। यहाँ पर कम ही थे सैनिक, तो आंखों को देखकर बीच बीच में भटक जाते, वार करते, मारते नहीं, क्योंकि जब कोई वार करे दूसरी को पकड़ना है। तो छलावा हर बार कुछ न कुछ करता, लेकिन बचकर उसे निकलना पड़ता। जगह उसके लिए खास थी, वो इसे सुरक्षित करना चाहता था। तो जब सब वहाँ पहुँचे, उन्होंने ये सब देखा, सब हैरान थे। अब साधु जो थे उनसे सवाल पूछा गया मंत्री के द्वारा कि ये क्या है, इसे खत्म कर दें, ये कोई जानवर है या क्या है। साधु भी समझ नहीं पा रहे और अंत में कई हफ्ते लगाने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो शरीर है ना, ये ढलकर गल रहे हैं और जुड़ रहे हैं, और ये होने में कई साल लगेंगे। इसके बाद इसके अंदर धड़कन पैदा हो रही है। अब ये जो धड़कन है, ये शरीर की धड़कन नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी घोड़े को मारा गया है, वो अभी जिंदा है, जुड़ा हुआ है, किसी तरह उसके दिल की धड़कन चलाई गई है, वो मर चुका है। कई शरीर, जो 10 शरीर है, हर एक जो शरीर पड़ा हुआ 10 अलग अलग जानवरों के शरीरों को एक तरह से जोड़ा गया है। अब उसके बीच कुछ है जो जिंदा है, जो पूरे शरीर को जोड़े रखे हुए है, पूरी तरह से मरने भी नहीं दे रहा, उनका रूप बदल रहा है। और तब उन साधु बाबाओं ने बताया कि इसके अंदर धड़कन डाली गई है, इसके अंदर खून डाला गया है, छलावे का खून। फिर पता लगा, छलावे ना तो पुरुष होते हैं ना महिला होते हैं, वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, लेकिन उनके खून से एक छलावे का जन्म हो सकता है। लेकिन उसके लिए उन्हें 10 शरीर चाहिए। 10 शरीर को खास तरह से वो जोड़ते हैं, शिकार करके जानवरों के शरीर को लेकर आते हैं, 10 शरीर के हिस्से ऐसे जोड़ते हैं, उसमें डालते हैं खून। इंसान के पैदा होने का तरीका अलग है, लेकिन छलावे के बनने का तरीका ये है। अब उसमें छोटे छलावे पैदा होने वाले थे कई सालों में, कई सालों बाद उस शरीर से छलावे निकलते या उनका छलावे का रूप बन जाता। ये बात पता होने के बाद मंत्री घबरा गया था। अगर कई छलावे बने तो क्या होगा? और उसके बाद उन्होंने सभी शरीर को जला डाला, गुफा के उस हिस्से को खत्म कर दिया, काटा गया, पहले तो अच्छे से काटा गया, उसमें जो धड़कन थी उसे खत्म किया गया, जलाया गया। अजीब सा शरीर था उस शरीर के बीच, पूरे इतने जानवरों के शरीर को खत्म भी नहीं होने दे रहा था, जिंदा भी नहीं थे वो सारे शरीर। कुछ अजीब था, सोच समझ से परे। छलावे ऐसे ही होते हैं, सबको खत्म किया गया, लेकिन वो छलावा, उसके साथ क्या हुआ कभी कोई पता नहीं लगा सका। वहां सब कुछ खत्म कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, रास्ते बंद कर दिए गए थे। गुफाओं में वो हिस्से को बड़े बड़े पत्थरों से, ईंटों से चिनवा दिया गया था, ताकि अब छलावा घुस ना पाए। तबाह कर दिया गया था गुफाओं के उस हिस्से को। फिर
जो मंत्री था वो वापस आया। मंत्री को इनाम दिया गया, जितने सैनिक बचे थे उन्हें इनाम दिया गया। राजा बहुत ज़्यादा खुश था। अंधेरे रास्ते पर अब उनके साथ कुछ बुरा होने वाला नहीं था। वहाँ से कई सैनिक गुजरने लगे, उनके काम बड़ी आसानी से होने लगे। राजा को लगा था वो जीत चुका है, लेकिन राजा ने कभी नहीं सोचा वो जो छलावा बचा है ये सब उसके बच्चे थे। अब वो छलावा अपने बच्चों के मरने के बाद तैयारी कर रहा था। किस चीज की तैयारी? राजा को अब पता लगने वाला था। राजा के 7 संतानें थी। अब पहले एक बच्चे को किसी ने जहर दिया जो 5 साल का था। जहर किसने दिया किसी को नहीं पता लग पा रहा। कैसे हो गया? 5 साल का बच्चा अपने कक्ष में था, लेकिन किसी ने खाने में जहर डाल दिया। कैसे? अब इसका इल्ज़ाम जो वो बच्चा था उसकी सौतेली माँ पर लगा। कमरे में उसकी सिर्फ सौतेली माँ ही खाना लेकर आई थी उस दिन, वैसे वो नहीं आती थी। उस पर इल्ज़ाम लगा, उसे फांसी की सज़ा दी गई। अब उसने कहा कि मैं तो कमरे में गई ही नहीं थी। ये झूठा इल्ज़ाम मुझ पर लगाया जा रहा है। उसने किसी मंत्री के बारे में कहा। पता लगा कि उस रानी का जो संबंध किसी मंत्री से भी था, तो रानी को मौत की सज़ा दी गई। और मरते मरते उसने ये बताया कि मैं वहाँ नहीं गई थी, उस मंत्री ने फंसाया होगा, मेरा नाम लगाया होगा बदला लेने के लिए, फिर उस मंत्री को मारा गया। इसके बाद ऐसे ही कड़ी जुड़ती गई। राजा को हर किसी पर शक होने लगा। उसके बच्चे एक एक करके मर रहे थे। कोई तो महल से गिरकर मर रहा, कोई देख लेता कि मरते वक्त किसी ने धक्का दिया है, जिसने धक्का दिया है उसे सज़ा दी जाती। वो मानता ही नहीं कि मैंने धक्का दिया है, ये मैंने नहीं किया, मुझे फंसाया गया है, उसने फंसाया होगा। राजा को बाद में रहम आता जब उसे मौत के घाट उतार दिया जाता कि मरते मरते कोई झूठ नहीं बोलता, उसे भी पकड़ो, उससे सच उगलवाओ। अपनी रानियों पर शक, अपने परिवार पर शक, अपने मंत्रियों पर शक, एक एक करके सब मर रहे थे। कोई तो धोखेबाज था जो कभी किसी को जहर दे देता, कभी किसी के कक्ष में किसी को मारकर चला जाता। जिस पर शक होता उसे सज़ा होती, वो मानने को तैयार नहीं। लेकिन फिर जो जेल होती वहाँ पर कोई किसी को मौत के घाट उतार कर चला जाता। राजा को अपना डर लगने लगा था कि कोई मुझे मार डालेगा, कोई मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। परिवार वाले मरने लगे। 7 बच्चे मर चुके थे। जितनी बीवियाँ थी सब की सब मर चुकी। कुछ ऐसी थी जो मरे के बराबर ही हो चुकी थी, कुछ सदमे के कारण पागल हो चुके थे। मंत्री भी एक एक करके मरने लगे, मंत्री के परिवार वाले भी मरने लगे। कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। गृह युद्ध होने लगा। जो उनके राज्य में कई जो सैनिक थे, जो सेवादार थे, वो आपस में लड़ते कि राजा को हटाना होगा। विद्रोह होने लगा और विद्रोह को दबाने के लिए राजा ने जो कठोर निर्णय थे वो लिए और बदले में मौत ही मौत मिल रही थी। और एक दिन राजा के पास जब कुछ नहीं बचा था तब राजा के आधे शरीर को लकवा मार गया और उसका बाकी का शरीर जो बचा था, एक टांग से वो चल पाता था, वो शरीर भी उसका गलने लगा। ऊपर फफोले पड़ गए। अब वो चलने के लायक नहीं था। बाजू काम नहीं कर रही, टांगे काम नहीं कर रही और उसे समझ में ही नहीं आया ऐसी गंभीर बीमारी उसे कैसे हुई। जो वो राजा था ना, उसका शासन बहुत ही छोटा हो चुका था। बाकी राजाओं ने कई इलाकों पर हमला कर दिया था। गृह युद्ध चल रहा है तो राजा पहले अपने घर को बचाएगा, इलाके को थोड़ी ना बचाएगा। तो वो इलाके जहाँ पर सैनिक नहीं होते, बाकी राजा वहाँ पर हमला करके उस इलाके को हड़प लेते। ऐसे उसका शासन छोटा हो गया। अब जो शासन छोटा था, सैनिक तो थे ना, तो बाकी राजा सीधे सीधे ऐसे हमला करके कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ संधियाँ होती थी। संधि के अनुसार ऐसे नहीं है कि सीधा मौत के घाट उतार दो। युद्ध शुरुआत होती थी कि हमारी बात मानोगे, नहीं मानोगे, ये हम कर सकते हैं। किसी और राजा से संधि होती कि तुम्हें उस राजा पर हमला नहीं करना है, उसने मेरी मदद की थी। ऐसे करते करते सीधा वो राजा तो बचा हुआ था। एक रात वो राजा जब अकेला था तब उस राजा से कोई मिलने के लिए आया था। उसके कमरे तक वो पहुंच गया और राजा चीख पुकार लगाकर किसी को बुला तक नहीं सका। उसने कहा था, मैं वो छलावा हूं। तुम्हारे जितने भी सैनिक थे, अंगरक्षक थे, बाहर जहर वाला वो खाना खाकर मर चुके हैं और ये जहर वाला खाना तुम्हारी नई रानी बनकर मैंने ही दिया था। अब तुमसे मिलने के लिए आया हूं, तुम्हें सच्चाई बताने के लिए। तुम्हारे बेटों को मैंने मारा, तुम्हारी बीवियों को मैंने मारा, तुम्हारे परिवार को मैंने खत्म किया, तुम्हारे मंत्रियों को मैंने मारा, तुम्हारे सैनिकों को मैंने मारा, तुम्हारे कई बार अंगरक्षकों को मैंने मारा, तुम्हें
जहर दिया करता था। तुम्हारी नई रानी के रूप में जहर देकर तुम्हारे आधे शरीर को लकवा मार गया। जिस पानी से तुम नहाते थे उसमें सांप के जहर को डालता था मैं, ताकि तुम्हारे आधे शरीर में फफूंदी हो, तुम तड़प तड़प कर मरो। राजा रोता रोता पूछ रहा क्यों, और उस छलावे ने वो इंसानी रूप में कहा, मेरे बच्चों को मारा था। मुझसे बदला लेते तो मैं मानता कि मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा, मुझे मार भी देते तो ठीक है, लेकिन तरीका तुम अपनाते। मेरे बच्चों से बदला लेने की कोशिश क्यों की तुमने? वो सहन योग्य नहीं था, इसीलिए मैंने बदला लिया। तुम्हारा शासन खत्म होने वाला है। तुम कल मारे जाओगे जब तुम्हारे राज्य पर हमला होगा, क्योंकि तुम्हारी तरफ से कुछ सैनिकों ने बाकी राज्यों में कई बच्चों को मारा है, कई रानियों को मारा है। कल वो राजा बदला लेने के लिए आ रहे हैं, और मारा किसने? वो भी मैं। उस छलावे ने बाकी राज्यों में जाकर इस राजा के जो सैनिक थे वैसे कपड़े पहनकर बच्चों को मारा, जैसे किसी राजा के बच्चे को मार दिया, किसी की बीवी को मार दिया, फिर भाग गया और रूप बदल लिया। किसी को पता ही नहीं लगा कि वो सैनिक आया था, भाग कहाँ से गया पता नहीं। बदला लेने के लिए सबने अगले दिन उस राजा पर हमला किया और उसके सर को काट कर वहाँ जो वो महल था उसके ऊपर लटका दिया गया, और आदेश दिया गया 1 साल ये सर वहीं पर लटका रहेगा, ताकि सबको पता लगता रहे धोखेबाज राजा होने की क्या सज़ा होती है। ऐसे उस छलावे ने पूरी की पूरी सल्तनत को उजाड़ कर रख दिया, और फिर वो वहाँ से चला गया। कहाँ गया कोई नहीं जानता, हो सकता है उन्हीं जंगलों में वापस चला गया हो। लेकिन उस छलावे की एक सच्चाई ज़रूर सबके सामने आ गई थी, जिसे समय के साथ दबाया गया ताकि वैसा विनाश दोबारा ना हो। वो जो साधु थे, वो जो तांत्रिक थे, मंत्री, सब ने इस बात को कहते हैं कि ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन कहानियों के ज़रिए ये आगे बढ़ता गया कि एक छलावा कैसे बच्चों को जन्म देता है, और उसके जो बच्चे हैं ना, उसकी संतानें हैं, अगर उन्हें कुछ हो तो वो बदला लेता है। ऐसे उसके बच्चे छिपे होते हैं। 10 जानवरों के शरीर को काट कर वो जिंदा रखता है, उनके बीच अपने खून को डालकर वो अपने बच्चों को जन्म दे सकता है, लेकिन अवधि लंबी होती है, कई सालों तक, हो सकता है कई दशकों तक एक छलावा बनता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।